लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि OSPF के कुछ टर्म्स देखे थे, कैसे सिंपल OSPF कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो हम लोग ने देखा। आज का जो हम लोग का एजेंडा रहेगा OSPF मैट्रिक्स के बारे में, क्या होती है मैट्रिक्स का, जो है जो मैट्रिक है जो कॉस्ट मैट्रिक के रूप में यूज की जाती है, कैसे निकाली जाती है, OSPF नेबरशिप कैसे क्रिएट होती है, और OSPF कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी थोड़ा सा इंटरफेस लेवल पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो OSPF जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है कि रिप का जो मैट्रिक होता है वो होप काउंट होता है। ठीक है, EIGRP के मैट्रिक के बारे में देखा, तो उसी तरह से OSPF जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, इसका मैट्रिक क्या होता है, कॉस्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पढ़ाया था आपको कि मैट्रिक की वजह से ही बेस्ट रूट डिटरमाइन करता है राउटर, और उसको अपनी राउटिंग टेबल में इंसर्ट करता है। ठीक है, तो OSPF किसका यूज करता है, कॉस्ट का यूज करता है। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो इट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ स्पीड ऑफ द इंटरफेस। ये किसके आधार पे जो है कॉस्ट निकाला जाता है, इंटरफेस की जो बैंडविड्थ होती है उसके आधार पे निकाला जाता है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ रेफरेंस बैंडविड्थ वैल्यू बाय द इंटरफेस बैंडविड्थ वैल्यू। यानी जो आपकी रेफरेंस बैंडविड्थ वैल्यू है यानी 100 Mbps, और जो इंटरफेस जो आपका स्विच में या राउटर में इंटरफेस लगा हुआ है उसकी जो इंटरफेस बैंडविड्थ है, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि रेफरेंस बैंडविड्थ जनरली 100 Mbps की ही स्पीड मिलती है, डिवाइड बाय इंटरफेस। इंटरफेस की अगर बैंडविड्थ 10 Mbps है तो कॉस्ट कितनी बन के आएगी, 10। इंटरफेस की बैंडविड्थ अगर 100 Mbps हो जाएगी तो रेफरेंस बैंडविड्थ भी 100 है, इंटरफेस की बैंडविड्थ भी 100 है, तो डिवाइड करोगे तो कॉस्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर अगर इंटरफेस की बैंडविड्थ 1000 Mbps हो जाएगा तो अगर 100 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको तो लग रहा होगा पॉइंट में वैल्यू आएगी। जैसे आप जो है डिवाइड करोगे तो 0.1 वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस्ट कितनी लिखी है, 1 लिखी है। इसी तरह से 10,000 से डिवाइड करोगे तो 0.01 आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू कॉस्ट कितनी लिखी है, 1। तो ऑल वैल्यूज लेस देन 1 विल बी कन्वर्टेड टू 1। अगर 1 से कोई भी वैल्यू कम आती है जैसे 0.1, 0.01, 0.001, ठीक है, तो वो जो है आपकी कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Therefore, तो इस तरीके से देखे, यानी यहां से फास्ट इथर 100 Mbps की स्पीड इंटरफेस पर किसमें होती है, फास्ट इथरनेट पे। तो फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, 10 गीगाबिट इथरनेट आर इक्वल, तो सबकी कॉस्ट कितनी आएगी, इक्वल ही आएगी, क्योंकि आपका जो गीगाबिट की स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है, सॉरी फास्ट इथरनेट की, और गीगाबिट की 1000 Mbps होती है, 10 गीगाबिट की 10,000 Mbps होती है। तो दोनों में देखो, तीनों में कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है ना। तो आर इक्वल एंड ऑल हैव कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 1। चलो ये चीज समझ में आ गया। तो अब इसको हम, इसी चीज को हम एक टोपोलॉजी से समझते हैं। अब देखिए बेस्ट रूट कैसे डिटरमाइन होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये जो है क्या लगा है, फास्ट इथरनेट लगा हुआ है। तो देखिए डेस्टिनेशन, अगर हम ये मान लें ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा क्या है, डेस्टिनेशन है, और ये सोर्स राउटर है। तो अगर यहाँ से हम अगर डेस्टिनेशन तक निकालने के लिए अगर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर, अच्छा पहले देखा कैसे जाता है ये चीज समझ ली। तो अब देखिए ये R3 का अगर मैं F2/0 इंटरफेस यानी सो IP OSPF इंटरफेस F2/0 ये कमांड अगर आप चलाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया कि फास्ट इथरनेट का कॉस्ट कितना होता है, 1 होता है। दूसरा यहां से भी आप देख सकते हो कॉस्ट कितना है, 1। ठीक है, दूसरा अगर आप G0/0 इंटरफेस का देखो कॉस्ट, ठीक है, तो ये देखिए आप G0/, तो यहां पर भी कॉस्ट कितना आ रहा है, 1 और 1। यानी फास्ट इथरनेट का भी कॉस्ट कितना है, 1 है,
और गीगाबिट ईथरनेट का भी जो है कॉस्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यू कैन एंड शुड चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ विद दिस कमांड, और आपको कर सकते हो और करना चाहिए भी चेंज द रेफरेंस बैंडविड्थ विद दिस कमांड। कैसे चेंज करेंगे, तो पहले आप जो है राउटर के अंदर आ जाओगे, यानी राउटर ओएसपीएफ और जो भी प्रोसेस आईडी नंबर देना है उसके अंदर आके आपको क्या कमांड चलाना है, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ। अब रेफरेंस बैंडविड्थ ही हम चेंज कर सकते हैं, हर इंटरफेस पे जो आज जाके चेंज नहीं कर सकते, तो रेफरेंस बैंडविड्थ मेगाबिट में आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो जब रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर दोगे, जैसे ये देखिए मैंने कमांड से यहाँ लिखा ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ क्या दे दिया, 100,000 दे दिया। कितना दे दिया, 100,000। तो 100,000 देने पे क्या होगा, अब देखो फास्ट इथरनेट का अगर कॉस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 1000। भाई 100,000 में से 100 डिवाइड करोगे तो 1000 ही तो बचेगा, और 100,000 में से अगर गीगाबिट वाला डिवाइड करोगे तो 100 गीगा आएगा कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तो यू शुड कॉन्फ़िगर अ रेफरेंस बैंडविड्थ ग्रेटर देन द फास्टेस्ट लिंक इन योर नेटवर्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना रेफरेंस बैंडविड्थ सेट करते हो अपने राउटर के ऊपर, कि आपके नेटवर्क में वो सबसे फास्टेस्ट हो या फ्यूचर में यूज होने वाला हो, तो वही आपको देना है रेफरेंस बैंडविड्थ। ठीक है, और चीज ध्यान देनी है कि यू शुड कॉन्फ़िगर द सेम रेफरेंस बैंडविड्थ टू ऑल ओएसपीएफ राउटर्स इन द नेटवर्क। यानी जितने भी राउटर्स आपके नेटवर्क में लगे होंगे सभी राउटर्स पर आपको रेफरेंस बैंडविड्थ यही सेट करनी होगी। ठीक है, याद रहेगा। तो अब अगर हम कॉस्ट निकाले, देखो यहां से सोर्स से डेस्टिनेशन तक का कॉस्ट निकाले, तो फॉर एग्जांपल R1 कॉस्ट टू रीच, अब R1 की कॉस्ट यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कॉस्ट कितनी होगी, तो देखो ये G0/0 है, ये कितना है, G है ना, गीगाबिट में है, तो गीगाबिट में है तो 100 कॉस्ट आएगी, अगर 100,000 से डिवाइड करोगे 100 को। ठीक है, इसी तरह से इसका निकालो, आउटपुट वाले इंटरफेस का लिया जाता है, तो ये भी 100 आया। फिर इसका निकालो तो ये भी 100 आया, तो टोटल कितना आया कॉस्ट, 300 आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रखा है तो लूप बैक का कॉस्ट होता है 1 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो R1 कॉस्ट टू रीच, अगर मैं यहां पर देखूंगा R2 तक पहुंचने में क्या लगेगा, 100 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो 101 हो गई कॉस्ट R1 से R2 तक पहुंचने में। ठीक है, तो बिफोर रेफरेंस बैंडविड्थ आपकी 100 थी, तब देखो कॉस्ट कितनी आएगी 4 तक पहुंचने में। 4 का नेटवर्क कहाँ है, तो यहां पर देखो ये आपके 4 का नेटवर्क है, कॉस्ट आ रही है 3, क्योंकि ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो यहां पर देखो दोनों रूट हैं, इधर वाले भी रूट ऐड कर लिया इसने, अगर आप देखोगे तो ये वाला भी रूट ऐड है और ये वाला भी रूट ऐड है। क्यों, क्योंकि इधर से भी 3 आ रहा है, देखो 1 1 और 1, 3 इधर से भी आ रहा है। तो जब सेम मैट्रिक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं सेम मैट्रिक के, तो राउटर क्या करता है, मैक्सिमम जितने भी पाथ मैच हो रहे होंगे 4 तक के पाथ वो अपनी राउटिंग टेबल में लिख सकता है। तो यहाँ पर देखो 2 पाथ मिले, दोनों को ऐड कर लिया। लेकिन अगर हम चेंज कर देते हैं आफ्टर, देखो जब हमने 10,000 सेट कर दिया रेफरेंस बैंडविड्थ, तो 10,000 इधर से देखेंगे तो ये 100 100 100, ये 300 हुआ, ये देखिए 300 इधर से, और इधर से कितना हो रहा है, इधर से आया ये 100 और ये हो जाएगा कितना 1000 और ये 100, तो कितना हो जाएगा 1200। तो जिधर से कम होगा वही ऐड होगा, तो इधर से 300 हो रहा है, इधर से 1200 हो रहा है, तो कौन सा रूट ऐड होगा, इधर वाला ऐड होगा, यानी 12.2 वाला। तो देखो 12.2 वाला रूट ऐड है, 4 पर जाना है तो 12.2 से होके जाएगा। ठीक है, तो यही हम चाहते भी थे, फास्ट इथरनेट की तरफ से क्यों भेजे जब हमारे पास फास्ट स्पीड के लिंक लगे हुए हैं, तो इधर से हमारा पैकेट जाने चाहिए। ठीक, तो इसलिए आपको रेफरेंस बैंडविड्थ
चेंज करना चाहिए। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस बैंडविड्थ क्यों चेंज करना चाहिए। तो अगर हम देखें R1 के G0/0 पे अब जो कॉस्ट आप देखो, तो दूसरा कमांड क्या है, OSPF कॉस्ट कमांड है, उससे भी आप कॉस्ट सेट कर सकते हो। जैसे IP OSPF कॉस्ट हमने कितना सेट कर दिया, 10,000। तो इस कमांड से भी आप किसी भी इंटरफेस के जो है कॉस्ट को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आपने जो है डू शो IP OSPF इंटरफेस G0/0 कमांड चलाया तो अब कॉस्ट कितनी दिखा रहा है, 10,000 दिखा रहा है। तो आपने अब तक दो तरीके देखे जिनसे हम OSPF के मैट्रिक को चेंज कर सकते हैं। पहला रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करके कॉस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, दूसरा OSPF कॉस्ट कमांड के जरिए भी हम कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके आपने देखे। although the bandwidth matches the interface by default, तो जो रेफरेंस बैंडविड्थ यहां पर देखो, इंटरफेस जो बैंडविड्थ होती है इस ये क्या होता है, आप चाहो तो बैंडविड्थ भी चेंज करके जो है कॉस्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हो। चूंकि बैंडविड्थ जो है कई सारे जो है अगर हम इंटरफेस में चेंजेस करते हैं तो उससे हमारे इंटरनल ऑपरेशन पर भी फर्क पड़ता है। तो बैंडविड्थ इज जस्ट अ वैल्यू दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट OSPF कॉट, EIGRP मैट्रिक एटसेट्रा। टू चेंज द स्पीड एट विच द इंटरफेस ऑपरेट, यूज द स्पीड कमांड से आप उसकी स्पीड को चेंज तो कर सकते हो। बिकॉज द बैंडविड्थ वैल्यू इज यूज्ड इन अदर कैलकुलेशंस में भी यूज होता है, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू चेंज दिस वैल्यू आफ्टर द इंटरफेस OSPF कॉस्ट। तो कह रहा है कि ये आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप बैंडविड्थ कमांड से उसकी बैंडविड्थ को चेंज करें। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हम कितने तरीके से कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, तो तीन तरीके आपके पास अब तक हो गए। एक तो आप जो है बैंडविड्थ आपके पास में रेफरेंस बैंडविड्थ हो गई, दूसरा OSPF कॉस्ट कमांड हो गया, तीसरा बैंडविड्थ से भी हम जो है कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके आपने देखे। पहला तरीका देखिए, रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करके आप कॉस्ट को चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, मैनुअल आप कॉस्ट खुद दे दीजिए IP OSPF कॉस्ट कमांड से। और तीसरा क्या है, इंटरफेस में जाके आप बैंडविड्थ कमांड से भी क्या कर सकते हैं, जब बैंडविड्थ को चेंज कर देंगे तो कॉस्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करके देखोगे तो देखिए कॉस्ट यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेगी। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, OSPF किस तरह से कॉस्ट निकालता है। अब हम बात करते हैं OSPF नेबर्स की, कैसे OSPF नेबरशिप क्रिएट होती है। तो मेकिंग श्योर दैट राउटर सक्सेसफुली बिकम OSPF नेबर्स इज द मेन टास्क इन कॉन्फ़िगरिंग एंड ट्रबल शूटिंग OSPF। अगर आपको OSPF ट्रबल शूट करना है तो आपको वो सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे एक राउटर दूसरे राउटर से OSPF नेबरशिप क्रिएट करता है। वंस राउटर बिकम नेबर्स, अगर एक बार राउटर नेबर बन गए, they automatically do the work of sharing network information, calculating routes etc. तो अगर एक बार वो नेबरशिप क्रिएट कर लेते हैं तो वो अपने आप को अपने दूसरे पड़ोसी राउटर से इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगते हैं और बेस्ट रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। When OSPF is activated, जैसे ही आप किसी भी इंटरफेस पर OSPF को एक्टिवेट करते हो, the router start sending OSPF hello message out of the interface at regular intervals determined by the hello timer। तो क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए आपने इस राउटर R1 राउटर के G0/0 पर आपने जो है OSPF को एक्टिवेट किया, तो ये एक निश्चित इंटरवल पर हेलो टाइमर नाम का मैसेज यानी हेलो मैसेज को सेंड करते रहते हैं। These are used to introduce the router to potential OSPF neighbors। ठीक है, और डिफॉल्ट टाइम कितना होता है, 10 सेकेंड ऑन ईथरनेट कनेक्शन। यानी ईथरनेट कनेक्शन के जरिए अगर दूसरा राउटर कनेक्ट है तो हर 10 सेकेंड पे क्या करते हैं, हेलो मैसेज को सेंड करते रहते हैं। ठीक है, हेलो मैसेज आर मल्टीकास्ट, ये मल्टीकास्ट होता है यानी 224005 पे ये जो है मैसेज सेंड होता रहता है। ठीक है,
OSPF मैसेज आर इनकैप्सुलेटेड इन एन IP हेडर में इनकैप्सुलेट होता है विद द वैल्यू ऑफ 89। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है OSPF की आपका राउटिंग वैल्यू कितनी होती है, तो 89 होती है प्रोटोकॉल फील्ड में। तो कैसे, देखिए सबसे पहले जब राउटर कनेक्ट होते हैं और जो है ये अभी कौन सी स्टेट में होता है, डाउन स्टेट में होता है, क्योंकि अभी नेबरशिप तो क्रिएट नहीं हुई है, तो ये क्या है, अभी डाउन स्टेट में है। तो इसको हम सबसे पहली स्टेट कौन सी होती है, डाउन स्टेट होती है, ठीक है। तो डाउन स्टेट में क्या होता है, जैसे ही आपने OSPF G0/0 पर एक्टिवेट किया, तो ये क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा 2240005 पे। तो इट डज नॉट नो अबाउट एनी OSPF नाइबर्स येट, क्योंकि ये अभी नहीं जानता है पड़ोसी के बारे में, कुछ भी नहीं जानता है। सो द करंट नेबर स्टेट इज डाउन, इसलिए जो करंट नेबर स्टेट है वो क्या रहेगी, डाउन रहेगी। अब ये मैसेज किसके पास पहुंचेगा, नेबर्स के पास पहुंचेगा। तो व्हेन R2 कौन है, दूसरा राउटर है, रिसीव हेलो पैकेट, इट विल ऐड एंट्री फॉर R1 टू इट्स OSPF नेबर टेबल। तो ये क्या करेगा, इसको तो पता चल गया कि कोई पड़ोसी है, क्योंकि इसको तो मिला है ना हेलो मैसेज, तो इसको पता चल गया कि एक कोई पड़ोसी है जिसका RID रूटर ID नंबर ये है, ठीक है। पर ये इसने जो मैसेज भेजा कह रहा कि मुझे आपका राउटर ID नंबर नहीं पता है, तो इसने तो अपने जो है नेबर टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली R1 की। अब ये क्या करेगा, इन R2 नेबर टेबल द रिलेशनशिप विद R1 इज नाउ इनिट स्टेट। यहां पर तो इनिट स्टेट में आ गया, पर अभी ये नहीं इनिट स्टेट में आएगा। इनिट स्टेट क्या कहता है, हेलो पैकेट रिसीव, यानी इनिट का मतलब क्या होता है कि हेलो पैकेट रिसीव हो गया, बट ओन राउटर आईडी इज नॉट इन द हेलो पैकेट। लेकिन अभी इसकी खुद की राउटर आईडी नहीं है इसके पैकेट में, ये देखो अभी तो 00 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा। तो R2 विल सेंड अ हेलो पैकेट, ये टू वे कहलाता है। तो ये देखिए वापस भेज रहा है, तो हेलो पैकेट कंटेनिंग RID ऑफ बोथ राउटर्स। तो इसमें R1 का तो था ही, तो राउटर आईडी, अब इसने अपना भी राउटर आईडी लिख दिया, हेलो माई राउटर आईडी इज ये, नेबर राउटर आईडी इज ये, ठीक है। तो अब ये इधर से आया, टू वे हो गया, इधर से गया फिर वापस आया, तो इसने भी कहा हेलो माई राउटर आईडी इज दिस एंड नेबर राउटर यानी आपकी राउटर आईडी ये है। तो अब ये क्या हो गया, टू वे। तो R1 विल सेंड अनदर हेलो मैसेज दिस टाइम कंटेनिंग दोनों राउटर के जो है राउटर आईडी मेंशन है, ठीक है। नाउ बोथ राउटर ऑन टू वे स्टेट, अब दोनों राउटर किस में आ गए, टू वे स्टेट में आ गए, ठीक है। यानी दोनों को दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। The two-way state means router has received a hello packet with its own router ID in it। कह रहा है कि जो है टू वे का मतलब क्या है कि दोनों राउटर हेलो पैकेट को रिसीव कर रहे हैं और उस हेलो पैकेट में दोनों के राउटर आईडी मेंशन है। If both routers reach in two-way state, it means that all the conditions have been met for them become OSPF neighbor। कह रहा है कि अगर दोनों राउटर्स के पास में टू वे स्टेट पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब OSPF नेबरशिप बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। दे आर नाउ रेडी टू शेयर LSA, और अब ये दोनों तैयार हो गए राउटर अपना LSA को बिल्ड करने के लिए LSDB में। इन सम नेटवर्क टाइप, कह रहा कि जो दूसरे नेटवर्क, कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जिसमें DR यानी डिजिग्नेटेड राउटर, BDR यानी बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर विल बी इलेक्टेड एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट यानी टू वे पर ही सिलेक्शन होता है। ऑल विल टॉक अबाउट OSPF नेटवर्क टाइप्स एंड DR BDR इलेक्शन आगे के नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे सिलेक्शन होता है। अब टू वे के बाद कौन सी स्टेट आ जाती है, EX स्टार्ट स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, द टू राउटर्स विल नाउ प्रिपेयर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर LSDB। अब इस स्टेट पे दोनों राउटर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज करने के लिए अपने LSDB को। बिफोर दैट दे हैव टू चूज विच वन विल स्टार्ट एक्सचेंज। लेकिन भेजने से पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन पहले भेजेगा, कौन पहले भेजेगा। तो दे डू दिस इन द EX स्टार्ट स्टेट, और ये कौन सी स्टेट में डिसाइड होगा, EX स्टार्ट स्टेट। द राउटर विद द हायर राउटर आईडी विल बिकम द मास्टर। तो जिसका राउटर आईडी हायर होगा वो क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। एंड इनिशिएट द एक्सचेंज, और वो एक्सचेंज करना शुरू कर देगा।
द राउटर विद द लोअर राउटर आईडी विल बिकम द स्लेव, और वो क्या बन जाएगा, स्लेव बन जाएगा। टू डिसाइड द मास्टर एंड स्लेव दे एक्सचेंज डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। तो ये फिर जब ये डिसाइड हो जाएगा कौन मास्टर है कौन स्लेव है, उसके बाद वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट को सेंड करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्टार्ट में क्या डिसाइड होगा, कौन मास्टर बनेगा कौन स्लेव बनेगा। तो R1 ने कहा आई विल बी द मास्टर, डीबीडी मैसेज में भेजा कि मैं मास्टर हूं। क्यों? क्योंकि हर राउटर समझता है कि मेरा राउटर आईडी सबसे बड़ा है, तो सभी कहते हैं एक दूसरे को कि मैं मास्टर हूं। तो R2 कहेगा नहीं नहीं, नो आई विल बी द मास्टर, मैं मास्टर हूं क्योंकि मेरा राउटर आईडी तुमसे बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर ये डिसाइड हो गया कौन जो है मास्टर बनेगा। तो R1 बन गया यहाँ पर, सॉरी R2 बनेगा मास्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सेंड करेगा, R2 सेंड करेगा आई हैव दीज LSA। R2 ने पहले भेजा R1 को, फिर R1 भेजेगा कि आई हैव दीज LSA। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने LSA को। तो एक्स स्टार्ट के बाद क्या आता है, एक्सचेंज, यानी अब जो है ये अपने LSA को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये कौन सी स्टेट कहलाती है, एक्सचेंज जो है स्टेट कहलाती है। तो इन द एक्सचेंज स्टेट द राउटर एक्सचेंज DBDs विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ LSA, जिसके अंदर क्या होता है, LSA होते हैं इन देयर LSDB के, अपने अपने जो है डेटाबेस के LSA होते हैं। These DBDs do not include detailed information of the LSA, just basic information होती है। ठीक है, अब द राउटर्स कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन DBD own LSDB to determine which LSA they must receive from their neighbor। अब ये क्या करते हैं, इस जो खुद का LSDB होता है उससे ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ऐसा कौन सा जो है रूट या इंफॉर्मेशन है जो मुझे मांगनी है, रिसीव करनी है अपने पड़ोसी से। ठीक है, तो फिर ये किस में चले जाते हैं, लोडिंग स्टेट में चले जाते हैं। एक्सचेंज के बाद फिर क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, राउटर सेंड लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज टू रिक्वेस्ट दैट देयर नेबर सेंड देम LSA दे डोंट हैव। तो इन्होंने कंपेयर किया था, एक्सचेंज में इन्होंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद इनको लगा कि ये वाला नेटवर्क मेरे पास नहीं है, ये वाला LSA मेरे पास नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अब अपने पड़ोसी से LSR में जो है वो वाला LSA मांगते हैं जो इनके पास नहीं है। तो देखिए R1 ने एक LSR भेजा, गिव मी दीज LSA, मुझे ये वाला LSA भेजो। ठीक है, तो R2 क्या करता है, LSU में वो वाला LSA सेंड करता है। LSU मतलब लिंक स्टेट अपडेट मैसेज, इसमें ये क्या करता है, उसको वो LSA सेंड करता है। फिर उधर से क्या आता है, LS ACK आता है, यानी एक्नॉलेजमेंट आता है कि हाँ मुझे मिल गया, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपकी लोडिंग स्टेट कहलाती है। कौन सी स्टेट कहलाती है, लोडिंग स्टेट कहलाती है। और लोडिंग स्टेट के बाद आपका क्या जाता है, फुल स्टेट। अभी जब मैंने कल OSPF कॉन्फ़िगर किया था, देखा था फुल स्टेट आया था। ठीक है, तो इन फुल स्टेट द राउटर्स हैव अ फुल OSPF एडजेसेंसी, मतलब अब दोनों तरफ एडजेसेंसी फुल क्रिएट हो चुकी है, यानी दोनों के LSA जो LSDB हैं दोनों सेम हो चुके हैं, एंड आइडेंटिकल LSDBs। दे कंटिन्यू टू सेंड एंड लिसन फॉर, अब ये क्या करेंगे, हर 10 सेकेंड पे अपने पड़ोसी को हेलो पैकेट सेंड करते रहेंगे कि हाँ हमारा पड़ोसी अभी है, नेटवर्क पे है। एवरी टाइम हेलो पैकेट इज रिसीव्ड द डेड टाइमर इज 40 सेकेंड बाय डिफॉल्ट इज रिसेट। 40 सेकेंड तक अगर हेलो टाइमर नहीं आता है तो ये फिर उसको डेड डिक्लेयर कर देंगे। अगर 40 सेकेंड के बीच में फिर से हेलो पैकेट आ गया तो इसका मतलब वो फिर से काउंटडाउन 0 से कंटिन्यू करेंगे। इफ द डेड टाइमर काउंट डाउन टू 0 एंड नो हेलो मैसेज इज रिसीव्ड द नाइबर इज रिमूव, तो ये क्या करेंगे, नाइबर टेबल से अपने नाइबर की इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देंगे। The router will continue to share LSA as the network change to make sure each router has a complete and accurate map of the network, यानी LSDB। कह रहा राउटर will continue to share LSA as the network change, जब भी नेटवर्क में कोई भी चेंजेस होंगे तो राउटर कंटिन्यू अपने LSA को एक्सचेंज करेंगे जब तक के कंप्लीट नहीं हो जाता है LSDB पूरे राउटर्स पर। तो OSPF नेबरशिप कैसे बनी, तो पहले तो दोनों ने क्या किया,
कनेक्शन बिटवीन R1 एंड R2 बिकम अप एक्टिवेट होता है, OSPF एक्टिवेट होगा, उसके तब ये कौन सी स्टेट होती है, डाउन स्टेट होती है। उस समय क्या होता है, इनिट स्टेट में आते हैं जिसमें ये राउटर आईडी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, टू वे होता है। यहां तक के आपका क्या हुआ, एक तरह से समझिए कि ये अब कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। यहीं पर आपका टू वे में ही डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक्स स्टार्ट स्टेट आती है, इसमें जो है डी डिटरमाइन होता है, ठीक। उसके बाद एक्सचेंज स्टेट आती है, इसमें आपके डीबीडी पैकेट्स LSDB LSA सेंड रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोडिंग स्टेट, यहाँ पर LSR LSU LSAC मैसेज होते हैं, जो LSA उसके पास नहीं होता है वो LSR से रिक्वेस्ट भेजा जाता है, LSU में वो LSA आता है, और ACK में जो है जिसने LSR की रिक्वेस्ट भेजी थी वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मुझे LSA मिल गया है। और फिर फुल स्टेट आ जाती है, यानी दोनों के राउटर्स के पास में उनका LSDB जो डेटाबेस है वो सेम हो गया है, फुल स्टेट हो गई। तो इस तरीके से OSPF नेबरशिप क्रिएट होती है, ठीक है। तो in OSPF there are three main steps in the process of sharing LSA and determining the best route to each destination in the network। 3 स्टेप में काम होता है, पहले नेबरशिप बनते हैं, नेबरशिप क्रिएट होती है, एक्सचेंज करते हैं LSA को, और फिर बेस्ट रूट का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी स्टेट हैं और कौन सी स्टेट पर क्या काम होता है, ठीक। तो मैसेज की बात करें तो जो हेलो टाइमर है ये नेबर डिस्कवर करने और उसको मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है, हेलो मैसेज, ठीक है। और जो डीबीडी है ये किसके लिए यूज किया जाता है, समरी ऑफ द LSDB ऑफ द राउटर, राउटर की पूरी समरी होती है, यूज टू चेक इफ द LSDB ऑफ ईच राउटर इज द सेम। ये डीबीडी को यूज किया जाता है कि सारे राउटर्स पर जो है LSDB सेम है कि नहीं है, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो LSR यानी इसमें क्या किया जाता है, उस LSA की रिक्वेस्ट भेजी जाती है। LSU क्या होता है, जो सेंड स्पेसिफिक LSA टू द नेबर, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी वो वाला LSA सेंड किया जाता है। और LSAC में जो है क्या होता है, यूज टू एक्नॉलेजमेंट दैट राउटर रिसीव अ मैसेज, कि राउटर ने मैसेज को रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि OSPF में कितने टाइप के मैसेज होते हैं। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक में जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम OSPF को नॉर्मल सिंपल तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर शो IP OSPF नेबर, जैसे मैंने कहा ना, जो है OSPF क्या करता है, उसको नाइबर टेबल, पहला जो होता है आपका नाइबर टेबल क्रिएट होती है। तो नेबर टेबल देखने के लिए शो IP OSPF नेबर लिख के एंटर करोगे तो देखिए R1 के कितने पड़ोसी हैं, 2 पड़ोसी हैं, एक ये R2 और एक R3। तो R3 का राउटर आईडी 333 है, R2 का राउटर आईडी 222 है। तो ये देखिए ये दोनों पड़ोसी हैं और फुल है, यानी दोनों में जो है आपका स्टेट फुल है, यानी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। R1 अगर आप देखेंगे शो IP OSPF इंटरफेस G0/0, तो यहाँ पर हेलो देखो कितना है, 10 सेकेंड, यही पढ़ा था ना, बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड होता है, और डेट टाइम 40 सेकेंड होता है, ठीक है। हेलो ड्यूइन, अब 7 सेकेंड बाद दोबारा हेलो मैसेज सेंड होगा, ठीक। नेबर काउंट इज 1, एडजेसेंट नेबर काउंट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एडजेसेंट विथ नेबर 2.2 डिजिग्नेटेड राउटर, तो ये डीआर बीडीआर के सिलेक्शन में डिजिग्नेटेड राउटर जो है वो 2.2.2 है। तो यहाँ पर अब देखिए OSPF को और दूसरी तरीके से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो कल जो मैंने आपको दिखाया था वो राउटर OSPF कमांड के जरिए दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर आप इंटरफेस बेसिस पर भी OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जिस इंटरफेस पे आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना है उस इंटरफेस के अंदर आ जाइए इंटरफेस कमांड से, और वहां पर लिख दीजिए IP OSPF 1, जो भी प्रोसेस आईडी नंबर देना है, उसके बाद एरिया डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने इंटरफेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 2 3 इंटरफेस, तो G0/0, G1/0, G2/0, इस तरह से आप जो है, और अगर लूप बैक भी आपको क्रिएट करना है तो लूप बैक इंटरफेस कैसे क्रिएट किया जाता है, इंटरफेस L0 लिख दीजिए, L का मतलब होता है लूप बैक, ठीक है। 0 1 2
ये वर्चुअल लूप बैक होते हैं, आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। तो IP OSPF 1 एरिया 0, तो ये भी एरिया 0 में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपने इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो पिछला तरीका मैंने बताया था, और आज के तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यू कैन एक्टिवेट OSPF डायरेक्टली ऑन इंटरफेस कमांड, IP OSPF प्रोसेस ID, एरिया और एरिया नंबर, जो कि अभी हमने पढ़ा। दूसरा जो है, हम लोग ने कल पैसिव इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। पैसिव इंटरफेस कमांड क्या करता है, जिस इंटरफेस की तरफ आप अपडेट सेंड नहीं करना चाहते हो, उसको, उस इंटरफेस को हम क्या डाल देते हैं, पैसिव इंटरफेस पे डाल देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते थे, राउटर OSPF प्रोसेस ID नंबर देते थे। अब क्या करिए, आप उसमें जाके पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कर दीजिए। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी इंटरफेस हैं सारे पैसिव इंटरफेस में चले जाते हैं। ठीक है, अब जिधर जिधर आपको अपडेट भेजना है उसको पैसिव में कर दीजिए, तो वहां से पैसिव इंटरफेस हट जाएगा नो कमांड से, बाकी सब पे लगा रहेगा। तो वहां ये कमांड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपको लगता है कि हमको जो है ज्यादा इंटरफेस सबको पैसिव में डाल दो। फिर जिस इंटरफेस को आप पैसिव नहीं रखना है, जैसे इसको नहीं रखना है और इस वाले को नहीं रखना है, तो उसको हम नो कमांड से हटा दो। ठीक है, देखने के लिए क्या कमांड होता है, शो IP प्रोटोकॉल्स कमांड होता है। तो यहाँ पर राउटिंग फॉर नेटवर्क्स किन किन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो नेटवर्क कमांड से तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। ये इंटरफेसेस बेसिस पर आपने कॉन्फ़िगर किया, तो ये इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इस तरह से। तो आज हम लोग ने क्या देखा कि OSPF का जो मैट्रिक होता है कॉस्ट, वो कितनी तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेफरेंस बैंडविड्थ स्लैश इंटरफेस बैंडविड्थ के जरिए बाय डिफॉल्ट कॉस्ट निकाली जाती है। दूसरा, डिफॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 100 Mbps होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मॉडिफाई द रेफरेंस बैंडविड्थ, आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ऑटो डैश कॉस्ट स्पेस रेफरेंस डैश बैंडविड्थ, और MBPS में आपको वैल्यू देनी है। दूसरा तरीका क्या है, IP OSPF कॉस्ट और कॉस्ट वैल्यू दे देंगे, तो इससे भी आप कॉस्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, बैंडविड्थ कमांड से भी KBPS पे स्पीड देके हम बैंडविड्थ कमांड से भी कॉस्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ आउटगोइंग इंटरफेस इक्वल टू मैट्रिक ऑफ द रूट होता है। तो यहाँ पर और हमने देखा किस तरीके से OSPF नेबर्स क्रिएट होते हैं, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होती है, कितनी स्टेट में काम होता है, ये चीज देखी। और क्या देखा हम लोग ने कि पर इंटरफेस बेसिस पर भी जाके हम OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कमांड भी एक ऐसा कमांड है जिससे सारे इंटरफेस हमारे पैसिव इंटरफेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेट्स लगानी है 1 बाय 1, जैसे होता है, जैसे पहले डाउन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, लोडिंग होता है, इनिट सॉरी डाउन इनिट, और फिर टू वे स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग और फुल। Which statement is about OSPF default cost is correct? All interface have the same cost. Ethernet and fast interface have the same cost. Fast Ethernet gigabit and 10 gigabit interface have the same cost. और Ethernet fast Ethernet have the same cost. तो C वाला सही होगा, क्योंकि वहां पर बाय डिफॉल्ट आपका जो है कितनी वैल्यू आती है, 1 आती है। इन विच OSPF नेबर स्टेट आर मास्टर और स्लेव का सिलेक्शन किस कहां पर होता है, X स्टार्ट पर होता है। Which of these commands can be used to make fast Ethernet interface have an OSPF cost of 100? अगर हमको OSPF की कॉस्ट 100 सेट करनी है तो किस कमांड से आप निकाल सकते हो, तो आप इस कमांड से निकाल सकते हो। फास्ट इथरनेट की 100 करनी है, तो अगर हम इससे 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 100 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये कमांड आपको सेट करना होगा इस तरह से। ठीक है, व्हाट आर द डिफॉल्ट OSPF हेलो और डेड टाइम कितना होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है,